नारायण हिटी महल के सुनहरे हॉल उस शाम झूमरों की हल्की रोशनी से रोशन थे और औपचारिकता का वातावरण वहां पसरा हुआ था। फिर भी एक अनकहा तनाव वहां मंडरा रहा था, जैसे कोई गुप्त रहस्य। यह 1 जून 2001 का दिन था। नेपाल के शाही परिवार के लिए एक सामान्य सा दिन, लेकिन युवराज दीपेंद्र बीर बिक्रम शाह के दिल में एक तूफान उमड़ रहा था। दीपेंद्र युवराज थे, सदियों पुराने शाह वंश के उत्तराधिकारी, एक ऐसा वंश जो शक्ति, दिव्यता और परंपरा में डूबा हुआ था। लेकिन उस शाम दीपेंद्र वह शांत और आकर्षक राजकुमार नहीं थे जिसे जनता जानती थी। वह एक ऐसे व्यक्ति बन गए थे जो अपने परिवार, अपनी जिम्मेदारी और सबसे बढ़कर खुद से लड़ रहे थे। देवयानी राणा से उनका प्रेम, जिसे वह अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, बार बार उनके माता पिता द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। महीनों से उनकी निराशा एक ऐसे घाव की तरह सुलग रही थी जो भरने का नाम नहीं ले रहा था। वे यह क्यों नहीं समझ सकते कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं? दीपेंद्र ने अक्सर अपने करीबी दोस्तों से कहा था। उनके निवेदन महल की दीवारों में गूंज कर खो जाते थे, जहां परंपरा और राजनीतिक चिंताओं का निजी सुख से अधिक महत्व था। राजा बीरेंद्र, जो जनता के प्रिय और सम्मानित राजा थे, और रानी ऐश्वर्या, जो परंपरावादी थीं, के लिए देवयानी का राणा वंश से जुड़ाव अस्वीकार्य था। उनका मानना था कि यह विवाह शाह वंश की विरासत को कमजोर कर देगा। उस शाम जब शाही परिवार महल के मैदान में स्थित त्रिभुवन सदन के छोटे से आवास में एक निजी रात्रिभोज के लिए इकट्ठा हुआ, तो एक अनकहा तनाव वहां महसूस हो रहा था। दीपेंद्र वहां पहुंचे, नशे में धुत, हाथ में विस्की का गिलास लिए हुए। उनकी मां की नकारात्मक निगाहें उन पर टिकी हुई थीं और उनके विवाह का परिचित विषय फिर से उठाया गया। तीखी बहस छिड़ गई। दीपेंद्र का गुस्सा बेकाबू हो गया। वह हॉल से बाहर निकल गए, लड़खड़ाते हुए अपने निजी कक्ष की ओर बढ़े, जहां क्रोध और निराशा ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। अपने कमरे में दीवारें जैसे उन पर तनी हुई थीं और उनके विचार बेकाबू हो रहे थे। अस्वीकृति की यादें उनके सामने घूमने लगीं। उनकी मां की सख्त नाराजगी, उनके पिता की चुप्पी और शाही कर्तव्यों का ठंडा, घुटन भरा भार। उनके हाथ कांपने लगे जब उन्होंने अपने हथियार उठाए। एक M16 राइफल, एक शॉटगन और एक HK MP5 के सब मशीन गन। रात्रिभोज हॉल में लौटते हुए दीपेंद्र की आकृति भयावह लग रही थी। वह नाराज बेटा अब वहां नहीं था। उसकी जगह एक सैनिक था, जिसने सैनिकों जैसी वर्दी पहन रखी थी और उसका चेहरा खतरनाक रूप से शांत था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्होंने अपनी राइफल उठाई और गोली चला दी। पहली गोली राजा बीरेंद्र को लगी। प्रिय राजा, जिनकी बुद्धिमानी ने नेपाल को कठिन समय से उबारा था, फर्श पर गिर पड़े। अफरा तफरी मच गई। रानी ऐश्वर्या चीख पड़ी। उनकी आवाज हवा को चीरते हुए गूंज रही थी। वह दीपेंद्र की ओर बढ़ी, लेकिन उन्होंने अपने हथियार को उनकी ओर घुमा दिया और उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया। उनके छोटे भाई राजकुमार निरंजन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह भी गोलियों की बौछार का शिकार हो गए। अराजकता के बीच शेष परिवार के सदस्य छिपने या आसपास के कमरों में शरण लेने की कोशिश करने लगे। राजकुमारी श्रुति, उनकी बहन और अन्य रिश्तेदार गोलियों की चपेट में आ गए। जो हॉल कुछ समय पहले शाही भव्यता से भरा था, वह अब एक अकल्पनीय भयावह दृश्य में बदल गया था। दीपेंद्र कुछ समय के लिए कमरे से बाहर चले गए, जैसे अपने किए पर विचार कर रहे हों। फिर वे वापस आए। उनके कदम धीमे और जानबूझकर उठाए गए। जब सब खत्म हो गया, तो हॉल में केवल उनकी भारी सांसों की आवाज और कुछ जीवित बचे लोगों की कराहें सुनाई दे रही थीं। महल के बगीचे में लड़खड़ाते हुए बाहर निकलते समय दीपेंद्र क्षण भर के लिए खोए हुए से लग रहे थे। शायद उनके रक्त में बहती शराब का असर था, या शायद उनके किए का भार अब उन पर हावी हो रहा था। अपने बचपन के घर की हरी भरी हरियाली से घिरे अंधेरे में उन्होंने एक हथियार अपने ऊपर ताना और ट्रिगर दबा दिया। महल के गार्ड ने दीपेंद्र को जमीन पर पड़ा पाया, अभी जिंदा लेकिन मुश्किल से होश में। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वे कोमा में चले गए। प्रोटोकॉल के अनुसार अगले दिन उन्हें राजा घोषित किया गया। हालांकि उनका शासन केवल एक भयावह औपचारिकता था। राजा दीपेंद्र बेहोशी में पड़े थे, जबकि नेपाल अपने प्रिय शाही परिवार की मृत्यु पर शोक मना रहा था। लोग सड़कों पर रो रहे थे, भ्रमित और दुखी, यह समझने में असमर्थ कि उनका युवराज, जिसे उन्होंने सराहा था, ऐसा भयानक कृत्य कैसे कर सकता है। 3 दिन बाद 4 जून 2001 को
दीपेंद्र ने अपने घावों के आगे घुटने टेक दिए। उनकी मृत्यु ने नेपाल के इतिहास के सबसे अंधकारमय अध्यायों में से एक का अंत कर दिया। उनके चाचा राजकुमार ज्ञानेंद्र शक और बेचैनी के बीच सिंहासन पर बैठे और राष्ट्र पर शाही परिवार की पकड़ कमजोर होती चली गई। नेपाल के लिए यह शाही हत्याकांड केवल एक परिवार का नुकसान नहीं था, बल्कि उस विश्वास का नुकसान था जो एक ऐसी संस्था में था जिसने सदियों से एकता और निरंतरता का प्रतीक माना जाता था। नारायण हिटी महल के हॉल खामोश हो गए, उन यादों से घिरे हुए जो कभी नहीं भुलाई जा सकेंगी। और उन दीवारों की छाया में एक सवाल हमेशा मंडराता रहा। वह कौन सा कष्ट था जिसने एक युवराज जिसे शासन करना था को वह सब नष्ट करने पर मजबूर कर दिया जिसे वह बचाने के लिए बना था। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है जहां दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में अधिकांश लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। हालांकि बौद्ध, मुस्लिम और अन्य समुदाय भी महत्वपूर्ण संख्या में हैं। 1768 में गोरखा साम्राज्य के राजा पृथ्वीनारायण शाह ने छोटे छोटे राज्यों को एकीकृत करके नेपाल के साम्राज्य की स्थापना की और उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। राजा पृथ्वीनारायण शाह की मृत्यु के बाद उनके वंशजों ने नेपाल पर शासन किया। यह युग आंतरिक संघर्षों और शाही परिवार और कुलीन वर्ग के बीच सत्ता संघर्ष से भरा हुआ था। इसके बाद राणा परिवार सत्ता में आया और उन्होंने वंशानुगत प्रधानमंत्री के रूप में शासन किया, जबकि शाह वंश के राजा केवल औपचारिक भूमिका में रह गए। इसके बाद राजा त्रिभुवन 1911 से 1955 और राजा महेंद्र 1955 से 1972 ने नेपाल पर शासन किया। घटनाओं के बाद राजा बीरेंद्र नेपाल के शासक बने। उस समय वह एक अत्यधिक सम्मानित सम्राट थे जो नेपाल की संप्रभुता और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों के लिए याद किए जाते हैं। 1990 में जन आंदोलनों के बाद उन्होंने नेपाल को पूर्ण राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र में बदलने का नेतृत्व किया। नेपाल के शाही हत्याकांड की घटना 1 जून 2001 को काठमांडू के नारायण हिटी शाही महल में हुई। ये एक दुखद और चौंकाने वाली घटना थी जिसमें युवराज दीपेंद्र ने रहस्यमय और विवादास्पद परिस्थितियों में शाही परिवार के सदस्यों की सामूहिक हत्या कर दी। नारायण हिटी शाही महल में आयोजित एक पारिवारिक समारोह के दौरान युवराज दीपेंद्र ने कथित तौर पर स्वचालित हथियारों से शाही परिवार के सदस्यों पर गोलीबारी की। राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, राजकुमार निरंजन और अन्य शाही सदस्य मारे गए। कुल मिलाकर इस हत्याकांड में 10 परिवार के सदस्यों की मृत्यु हुई। गोलीबारी के बाद दीपेंद्र ने कथित तौर पर खुद को भी गोली मार ली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के दौरान नेपाल की जनता ने अपने प्रिय नेता को खो दिया। राजा बीरेंद्र और उनके परिवार की मृत्यु एक राष्ट्रीय त्रासदी थी जिसने जनता के मनोबल को गहरे तक प्रभावित किया। इस हत्याकांड ने लोगों के राजतंत्र पर विश्वास को हिला दिया और समाज में उसकी भूमिका को कमजोर कर दिया। इस घटना ने राजतंत्र के पतन को तेज कर दिया और देश में राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया। यह हत्याकांड नेपाल के राजतंत्र के अंत की शुरुआत का प्रतीक बना, जो अंततः 2008 में समाप्त हो गया। हालांकि वह देवयानी राणा इस हत्याकांड के दौरान मौजूद नहीं थी, लेकिन दीपेंद्र के साथ उनके संबंधों को इस त्रासदी का संभावित कारण माना गया। वह अनिच्छा से इस कथा का हिस्सा बन गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस घटना से स्तब्ध था, विशेष रूप से नेपाल की शांतिपूर्ण छवि और उसके राजतंत्र के प्रति श्रद्धा को देखते हुए। युवराज दीपेंद्र ने 1 जून 2001 को नेपाल के शाही हत्याकांड के दौरान अपने परिवार की हत्या क्यों की, इसका सटीक कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। हालांकि कई सिद्धांत और प्रमाण उनके उद्देश्यों को समझाने की कोशिश करते हैं। 1. पारिवारिक संघर्ष शादी के बारे में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत यह है कि दीपेंद्र के इस कृत्य का कारण उनके परिवार द्वारा देवयानी राणा के साथ उनके संबंधों का विरोध था। राजा बीरेंद्र और रानी ऐश्वर्या ने कथित तौर पर इस विवाह का विरोध किया था। देवयानी राणा का परिवार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विताओं से जुड़ा था, विशेष रूप से राणा वंश से, जिसने ऐतिहासिक रूप से शाह राजवंश से सत्ता छीन ली थी। राणा युग 1846 से 1951 तक।
जाति और सामाजिक स्थिति के अंतर ने शाही परिवार के इस विरोध को और बढ़ा दिया। माना जाता है कि दीपेंद्र देवयानी से गहराई से प्रेम करते थे और अपने माता पिता द्वारा इस संबंध को अस्वीकार किए जाने से लगातार निराश थे। 2. अल्कोहल एंड ड्रग यूज। हत्याकांड की रात दीपेंद्र की मानसिक स्थिति अत्यधिक शराब पीने और संभवतः नशीली दवाओं के सेवन से प्रभावित थी। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और आधिकारिक जांच से पता चलता है कि दीपेंद्र समारोह के दौरान नशे में थे। उन्हें एक समय पर उनके कमरे में ले जाया गया था, जहां से उन्होंने कथित तौर पर सैनिकों की वर्दी पहनी और हमला करने के लिए हथियार उठा लिए। शराब, भावनात्मक उथल-पुथल और अधूरे मुद्दों के मेल ने उनकी हिंसक कार्रवाई को बढ़ावा दिया हो सकता है। 3. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। दीपेंद्र पर व्यक्तिगत और शाही जिम्मेदारियों का भारी दबाव था। एक युवराज के रूप में उनसे उम्मीद की जाती थी कि वह पारिवारिक परंपराओं का पालन करेंगे और भविष्य में राजा बनने की तैयारी करेंगे। उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं और शाही दायित्वों के बीच टकराव ने उनके मानसिक तनाव को बढ़ा दिया होगा। दीपेंद्र स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और अक्सर पारंपरिक शाही प्रोटोकॉल के खिलाफ रहते थे। उनकी स्थिति की सीमाओं से उनकी निराशा उनके मानसिक कष्टों को और बढ़ा सकती थी। 4. पॉलिटिकल स्पेकुलेशंस एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। हालांकि आधिकारिक जांच में निष्कर्ष निकाला गया कि दीपेंद्र अकेले जिम्मेदार थे, नेपाल में कई लोग अभी भी संदेह करते हैं। वर्षों में कई वैकल्पिक सिद्धांत सामने आए हैं। ज्ञानेंद्र's रोल। कुछ का मानना है कि राजा ज्ञानेंद्र, जिन्होंने इस हत्याकांड के बाद सिंहासन संभाला, ने सत्ता पाने के लिए इस घटना को अंजाम देने में भूमिका निभाई हो सकती है। काउंटर पॉइंट्स। इस सिद्धांत को साबित करने वाला कोई प्रमाण नहीं है। ज्ञानेंद्र की अलोकप्रियता ने इन संदेहों को बढ़ावा दिया हो सकता है। एक्सटर्नल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। हत्याकांड नेपाल में राजनीतिक अशांति के दौरान हुआ, जहां माओवादी विद्रोह साल 1996 से 2006 तक राजशाही को चुनौती दे रहा था। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि विदेशी शक्तियों या राजनीतिक गुटों ने राजशाही को अस्थिर करने में भूमिका निभाई हो सकती है। कवर अप एलिगेशंस। कई आलोचकों का कहना है कि केवल कुछ हफ्तों में समाप्त हुई आधिकारिक जांच जल्दबाजी में की गई थी और कई महत्वपूर्ण सवाल अनुत्तरित रह गए। नेपाली लोगों ने यह सवाल उठाया कि शाही गार्डों ने दीपेंद्र को रोकने में क्यों विफल रहे, या उन्होंने इतने परिवार के सदस्यों को बिना किसी प्रतिरोध के कैसे मार डाला। इर्द गिर्द कई षड्यंत्र सिद्धांत उभरे हैं। ये सिद्धांत अक्सर इस आधिकारिक कहानी पर सवाल उठाते हैं कि युवराज दीपेंद्र अकेले इस घटना के जिम्मेदार थे। यहाँ कुछ प्रमुख षड्यंत्र सिद्धांत प्रस्तुत हैं। 1. ज्ञानेंद्र की भूमिका। कई लोग मानते हैं कि राजा ज्ञानेंद्र, जो राजा बीरेंद्र के बाद राजा बने, इस हत्याकांड में शामिल थे। इस सिद्धांत को इस तथ्य से बल मिलता है कि ज्ञानेंद्र उस रात महल में मौजूद नहीं थे और उनके परिवार के सदस्य, जो घटनास्थल पर मौजूद थे, मामूली चोटों के साथ बच गए। 2. ISI एंड दाऊद इब्राहिम इन्वॉल्वमेंट। एक सिद्धांत यह भी है कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI और भारतीय गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम इस घटना में शामिल थे। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने दीपेंद्र को हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उकसाया ताकि राजा बीरेंद्र को माओवादी विद्रोहियों के साथ किसी समझौते पर पहुंचने से रोका जा सके। 3. माओइस्ट, CIA और RNAW इन्वॉल्वमेंट। कुछ सिद्धांत नेपाल के माओवादियों, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA या भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग R&A&W की भागीदारी की ओर इशारा करते हैं। हालांकि इन दावों के समर्थन में ठोस सबूतों की कमी है, लेकिन ये उस समय की राजनीतिक तनाव और आशंकाओं को दर्शाते हैं। 4. मास्क्ड परपेट्रेटर्स। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार मुखौटा पहनकर दीपेंद्र की तरह दिखने वाले व्यक्तियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इस सिद्धांत को कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से समर्थन मिलता है, जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने दीपेंद्र के जैसे दिखने वाले कई व्यक्तियों को देखा। 5. जियोपॉलिटिकल मोटिव्स। कुछ सिद्धांत यह सुझाव देते हैं कि यह हत्याकांड एक बड़े भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था, जिसमें भारत या अन्य विदेशी शक्तियों की संलिप्तता हो सकती है। इनका उद्देश्य नेपाल को अस्थिर करना या इसके राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करना हो सकता है। नेपाल का शाही हत्याकांड एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, जिसने देश के मनोबल पर गहरा घाव छोड़ा और इसके राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल दिया। नेपाली जनता के लिए यह गहरा दुख और नुकसान का क्षण था, जिसे बाद की अस्थिरता
और अंततः राजशाही के उन्मूलन ने और जटिल बना दिया। देवयानी राणा के लिए यह एक व्यक्तिगत त्रासदी थी, जिसने उन्हें एक ऐसी कहानी का हिस्सा बना दिया जिसे उन्होंने कभी चुना नहीं था। वैश्विक स्तर पर यह घटना इस बात की डरावनी याद दिलाती है कि कैसे सबसे शांत और स्थिर संस्थान भी आंतरिक और बाहरी दबावों के कारण ढह सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, किसी भी प्रश्न के लिए कमेंट करें और नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए नाज़ो को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ रहिए और रहस्य को खोजने में हमारा साथ दीजिए।